हेलो स्टूडेंट। आज हम नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 प्रोटीन डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। So first we discuss classification of amino acid based on nutrition, metabolic rate with example. But first of all we should know कि what is amino acid. So amino acid are the basic unit of proteins. They are solid and crystalline, solid and colorless. And all amino acids have a high melting point greater than 200 degrees Celsius. All amino acids are soluble in water and amphoteric in nature. Amphoteric nature means कि कार्बन के पास कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप दोनों होता है जो कि एसिड एंड बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक नेचर होता है। Now we discuss classification of amino acid on the basis of metabolic rate. So mainly ये 3 types के होते हैं, glucogenic, ketogenic and glucogenic and ketogenic amino acid. So glucogenic amino acids वो होते हैं जो यूज होते हैं या खुद को एज अ प्रिकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, aspartic acid, aspargine, glutamatic acid, glutamine, proline, valine, methionine, cysteine, histidine and arginine. Histidine and arginine. एंड सेकेंड है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। सो वो अमीनो एसिड जो कि कीटोन बॉडीज को फॉर्म करते हैं उनको हम कीटोजेनिक अमीनो एसिड कैटेगरी में रखते हैं, जैसे ल्यूसीन एंड लाइसिन। मेनली यही दोनों कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। एंड थर्ड है बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो वो अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कीटोन बॉडीज को भी फॉर्म करते हैं, वो है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो ये क्लासिफिकेशन है of amino acid on the basis of metabolic rate. So now we discuss classification of amino acid on the basis of nutrition. So उनको 3 categories में बांटा गया, essential, essential, semi-essential and non-essential. So essential amino acids वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो उनका डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डाइट में नहीं होंगे तो अदर जो नॉन essential है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे और अदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी। तो इसके एग्जाम्पल है आइसोल्यूसिन, लूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। एंड सेकेंड है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये जनरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बट ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ये इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं सिंथेसाइज हो पाते, तो ये इसेंशियल बन जाते हैं, इनका डाइट में लेना जरूरी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। थर्ड टाइप है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और जरूरी नहीं होता कि हम इसे डाइट में लें। तो इसका एग्जांपल है ग्लूटामीन, टायरोसिन, साइस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, ऑर्निथिन, एलानिन, एस्पार्जिन एंड एस्पार्टिक। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टॉपिक ऑफ द यूनिट 3, digestion, absorption and metabolism of proteins with related disorders. So what is the protein? Protein are the source of amino acid that is utilized for the formation of cellular substance. So when we break the proteins, we found amino acid after the digestion. So digestive product of protein can be absorbed as amino acid, dipeptides and tripeptides. सो प्रोटीन का डाइजेशन करने के बाद फ्री अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स बनते हैं। हमारी बॉडी में कई तरीके के एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं। एंडोपेप्टाइडेज मतलब कि जो अमीनो एसिड्स की चेन है उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो एंडोपेप्टाइडेज अंदर के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता है, और एक्सोपेप्टाइडेज जो प्रोटीन का टर्मिनल पे पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। मेनली जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, माउथ में इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। एंजाइम, तो अब जब फूड स्टमक में जाता है तो वहां पे कई तरीके के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो पहला जो एंजाइम है पेप्सिन, जो कि चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक से रिलीज होता है। पेप्सिन एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। नॉर्मली ये चीफ सेल्स ऑफ स्टमक से जब रिलीज होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है,
और जब वहां पर HCl रिलीज होता है तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। एंड जो उसका ऑप्टिमम pH है जिस पे ये एक्टिविटी करता है वो बिटवीन 1 and 3 होता है। देन पेप्सिन हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को इनटू द पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, एंड देन उसके बाद स्टमक में काइम बनता है जो कि इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में पेप्सिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वहां पे बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रिलीज होता है जो काइम को एल्कलाइन बनाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे पेप्सिन ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन में पेप्सिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब वहां पर रिलीज होगा पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि जिसमें होते हैं पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, जिसमें कई तरीके के एंजाइम होते हैं लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। तो जब ये सभी एंजाइम जो कि पैंक्रियाटिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इनको एक्टिव किया जाता है बाय द एंटेरोकाइनेज जो कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम है। वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन ट्रिप्सिन इन सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। There is a diagram. So first trypsinogen convert into the trypsin by the activity of the enterokinase. Then this trypsin activate all this enzyme like chymotrypsinogen convert into the chymotrypsin, proelastase convert into the elastase, and procarboxypeptidase convert into the carboxypeptidase in the presence of the trypsin. It is a flow chart of the protein digestion. So माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का। देन स्टमक में पेप्सिनोजन एंड HCl रिलीज होता है। HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है, कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। देन पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है एंड देन फॉर्म करता है कुछ अमीनो एसिड्स को। उसके बाद इन्फेंट्स में एक और प्रोटीन होता है रेनिनिन, जो कि मिल्क कैजीन पे एक्ट करता है। मिल्क कैजीन एक प्रोटीन है और उसको कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैजिनेट में। ये सिर्फ इन्फेंट्स में ही पाया जाता है जो कि मिल्क के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट अब काइम जब ड्यूडेनम में जाएगा तो वहां पे रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें कई एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। ये सब एक्टिवेट होते हैं और एक्ट करते हैं प्रोटीन्स में, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं फ्री अमीनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स। देन फाइनल डाइजेशन होता है अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज से, जो पेप्टाइड्स बने हैं उनको भी ब्रेक करता है और देन फ्री अमीनो एसिड रिलीज होता है जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में। नाउ वी डिस्कस एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। सो मेनली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड मेनली 2 फॉर्म में होते हैं। एक फ्री अमीनो एसिड जिसका एब्जॉर्प्शन सोडियम डिपेंडेंट होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह से ग्लूकोज सोडियम के साथ इंटेस्टाइन की सेल में एंटर कर रहा था, उसी तरह से फ्री अमीनो एसिड भी सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द इंटेस्टाइनल सेल। देन इंटेस्टाइनल सेल में पहुंचने के बाद देन वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। एंड देन जो कैरियर्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड अमीनो एसिड के डिपेंड करता है। डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, तो इनको ब्रेक डाउन किया जाता है फ्री अमीनो एसिड्स में और देन ये एब्जॉर्ब करते हैं फास्टर। डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स के लिए कुछ वहां पर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को इंटेस्टाइनल सेल तक एब्जॉर्ब करवाते हैं। देन वहां पे इंटेस्टाइनल सेल के अंदर कुछ प्रोटीएजेस पाए जाते हैं जो कि इनको भी फ्री अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं और फ्री अमीनो एसिड देन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो देयर इज अ डायग्राम। सो अमीनो एसिड जो कि फ्री अमीनो एसिड है वो इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब होंगे विद द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। दिस सोडियम आर देन एंटर इनटू द ब्लड
and by the transfer of the potassium it is the ATPase activity. अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में एंटर कर जाएगा. डाइपेप्टाइड एंड पेप्टाइडेज पेप्टाइड कैरियर्स के थ्रू इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करते हैं. देन वहां पे कुछ साइटोसोलिक पेप्टाइडेजेस पाए जाते हैं जो कि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं और देन ये अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं. Now we discuss metabolism of protein with related disorders. So amino acid go under common reaction like transamination and deamination for the liberation of ammonia. So अमोनिया क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है. अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. सो जो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप था, अमीनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, जो कि NH2 है, उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया क्योंकि ये अमोनिया की रूप में निकलता है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो भी ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन रिएक्शंस होती है उसके कुछ फेट्स होते हैं कि वो उसका कुछ पर्पस होता है कि वो होना क्यों है. तो फर्स्ट जनरेट एनर्जी. तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एनर्जी को जनरेट करने के लिए होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए होता है, फैट का एंड कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन एंड देन प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन रिएक्शंस होती हैं. ये डायग्राम है, इसमें देखिए तो अमीनो एसिड हमें डाइटरी प्रोटीन या बॉडी प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तब अमीनो एसिड मिलता है. अमीनो एसिड जब ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में जाता है तो कीटो एसिड बनाता है. ये कीटो एसिड एनर्जी, ग्लूकोज, फैट एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाएंगे. साथ ही साथ ग्लूटामेट को फॉर्म करते हैं. ये ग्लूटामेट अमोनिया को फॉर्म करेगा जो कि यूरिया के रूप में एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के. Now we discuss transamination reaction. So the transfer of amino group from an amino acid to a keto acid is known as a transamination. तो जब भी किसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो एसिड को ट्रांसफर हो जाता है तो उसको ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन मेनली ट्रांसएमिनेज एंजाइम के थ्रू होता है और सभी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में पायरोडॉक्सल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है. ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ट्रांसएमिनेशन को डिटेक्ट करके हम एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस इसको यूज किया जाता है फॉर द डिसीजेस डिटेक्शन. एंड transamination is very important for redistribution of amino groups and production of non-essential amino acids. तो non-essential amino acid जो कि हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ही होते हैं. Now we discuss mechanism of transamination reaction. तो it occurs in the two stages. First कि जो अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड का वो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट को ट्रांसफर हो जाता है और फॉर्म करता है प्रीडॉक्सामाइन फॉस्फेट. देन प्रीडॉक्साफॉस्फेट से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है कीटो एसिड को और पीएलपी रीजनरेट हो जाता है. इस तरह से ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें देखें तो एक अमीनो एसिड 1 है और दूसरा है कीटो एसिड. तो ये अमीनो एसिड 1 अपना अमीनो ग्रुप सबसे पहले पीएलपी को देगा और देन ये पीएलपी कीटो एसिड को दे देगा. तो कीटो एसिड 1 खुद तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन जिसने डोनेट किया था वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह से ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है. Now we discuss deamination. So removal of amino group from the amino acid as ammonia is deamination. तो जब भी किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव किया जाता है as in the form of ammonia तो उसको हम deamination reaction कहते हैं. इसमें भी कई टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव बट here we discuss only oxidative deamination. So oxidative deamination में जब ऑक्सीडेशन के साथ अमोनिया लिबरेट करता है फ्रॉम द अमीनो एसिड तो उसको हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ये मोस्टली लीवर एंड किडनी में होता है एंड जो मेन पर्पस है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का वो अमोनिया को प्रोवाइड कराना होता है फॉर द यूरिया सिंथेसिस क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए. साथ ही साथ ये कीटो एसिड को भी प्रोवाइड कराता है फॉर द अदर रिएक्शंस एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर्मेशन.
Role of glutamate dehydrogenase in the oxidative deamination. So in the process of the transamination, the amino group of most amino acids are transferred to ketoglutarate to produce glutamate. तो जब भी कभी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है तो ज्यादातर जो अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर किया जाता है कीटोग्लूट्रेट को, एंड देन फॉर्म होता है ग्लूटामेट. जो ग्लूटामेट है वो ऐसा कलेक्शन सेंटर है फॉर द अमीनो ग्रुप्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. तो अमीनो ग्रुप ज्यादातर जो फॉर्म में मिलेंगे वो ग्लूटामेट के फॉर्म में मिलेंगे. ग्लूटामेट के पास अमीनो ग्रुप एज अ कलेक्शन सेंटर होता है. ग्लूटामेट देन क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करेगा एंड कैटेलाइज बाय द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज और अमोनिया को लिबरेट कर देगा. The enzyme is need to NAD+. So सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगी जिसमें अमीनो ग्रुप डी कीटोग्लूट्रेट को दे दिया जाएगा और ग्लूटामेट को फॉर्म करेगा. ये ग्लूटामेट देन लीवर में जाएगा और लीवर में जाके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द NAD+ एंड फॉर्म करेगा अमोनिया. ये फ्लो चार्ट है जिसमें अगर कोई अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, तो वो किसको देगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट को देगा. अल्फा कीटोग्लूट्रेट को दिया, जैसे ही अमीनो ग्रुप आया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और जिस अमीनो एसिड ने अपना अमीनो ग्रुप दिया था वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में. देन ग्लूटामेट ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम टिश्यू टू द लीवर, और ग्लूटामेट जब लीवर में जाएगा तो वहां पे एंजाइम होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि ग्लूटामेट को ब्रेक कर देगा इनटू द अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड अमोनिया, जो कि इसी से बना ही था वो, और इस रिएक्शन में NAD+ रिक्वायर्ड होता है. तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन होती है. इस फ्लो चार्ट को बनाना इंपॉर्टेंट है इन द एग्जाम. नाउ वी डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया लिबरेट करता है फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एट फिजियोलॉजिकल pH अमोनिया जो होता है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया कहाँ फॉर्म होता है, तो ये ड्यूरिंग अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एंड डीअमीनेशन रिएक्शन के थ्रू निकलता है. बायोजेनिक अमीनो एसिड अमाइंस होते हैं, अमीनो ग्रुप्स ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन से मिलता है, एंड कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिया को ब्रेक करते हैं इनटू द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से हमको अमोनिया मिलता है. देन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया ट्रांसफर हो जाता है वेरियस टिश्यू से लीवर तक. ये जो इनका सर्कुलेशन में लेवल होता है वो नॉर्मली कम होता है, 10 to 20 mg/dl होता है, क्योंकि जितना भी अमोनिया होता है वो देन कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के फॉर्म में, तो अमोनिया का जो लेवल है बॉडी में वो कम होता है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया बिटवीन वेरियस टिश्यू एंड द लिवर मोस्टली अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामाइन और एलानिन एंड नॉट एज फ्री अमोनिया. तो अमोनिया का जो ट्रांसपोर्ट है वो जनरली ग्लूटामाइन एंड एलानिन के फॉर्म में होता है, फ्री अमोनिया के फॉर्म में नहीं होता. Now we discuss urea cycle. So urea is the end product of protein metabolism. Nitrogen of amino acid converted to ammonia is toxic to the body. तो इसमें जो अमीनो एसिड का नाइट्रोजन है जो कि अमीनो ग्रुप में होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए. And it is converted to urea and detoxified. As such, urea accounts for 80 to 90% of the nitrogen containing substance excreted in the urine. तो हमारी बॉडी का जो 80 से 90% नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है वो यूरिया के फॉर्म में ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. Now we discuss reactions of urea cycle. तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है by the condensation of ammonia and carbon dioxide. इस एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है. इसमें इस रिएक्शन में 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड बाइकार्बोनेट एज अ सबस्ट्रेट लगते हैं एंड ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है. सेकेंड स्टेप में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ऑर्निथीन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलकर सिट्रुलिन को फॉर्म करता है और एंजाइम होता है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज. तो इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स carbamyl phosphate is then reacts with ornithine to form citrulline. Ornithine transcarbamylase enzyme that promotes this process.
सो कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाता है। ये रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। देन ये सिट्रोलिन अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकलकर साइटोसॉल में आएगा और आगे की जो रिएक्शन है वो साइटोसॉल में होगी। सो देन सिट्रोलिन एंड एस्पार्टेट एक अदर अमीनो एसिड है जो कि सेकेंड नाइट्रोजन, यूरिया में 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो एक नाइट्रोजन आ रहा है अमोनिया से, तो सेकेंड नाइट्रोजन आता है एस्पार्टेट से। तो सिट्रोलिन और एस्पार्टेट कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं आर्जिनिनोसक्सिनेट को, और ये रिएक्शन होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही है रिएक्शन। चौथी रिएक्शन से आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, जो कि एक एंजाइम है, वो आर्जिनोसक्सिनेट को क्लीव कर देता है इनटू द फ्यूमेरेट एंड आर्जिनिन। देन आर्जिनिन बाय द एक्टिविटी ऑफ द आर्जिनेज एंजाइम यूरिया एंड ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया ब्लड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है एंड ऑर्निथीन फिर से री एंटर करता है नेक्स्ट यूरिया साइकिल के लिए। It is a diagram. So here is the first step, ammonia and carbon dioxide form carbamyl phosphate, then it reaction occurs in the mitochondria, and then carbamyl and ornithine form the citrulline, then citrulline and aspartate combine to form the arginosuccinate, then arginosuccinate lies into the cleave into the arginine and fumarate, and arginine convert into the urea and ornithine. Urea then come into the kidney and excrete through the urine. So there is a fifth important enzyme involved in the urea cycle. Disposal of urea. So urea produced in the liver freely diffused and transported to blood to kidney and excreted. So urea बहुत diffusible होता है, तो वो किडनी तक पहुंचकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और थोड़ा सा जो यूरिया है वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है, वहां पे कुछ बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं यूरिएज, जो कि यूरिया को ब्रेक कर देते हैं इनटू द अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अमोनिया या तो फीकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है या तो ब्लड में फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल। सो एन एसिटिल ग्लूटामेटिक एसिड, जो कि एक एलेस्ट्रोलिक एक्टिवेटर है फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, तो उसको एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, तो ये एज अ एक्टिवेटर काम करता है। सेकेंड, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, तो जब भी लार्ज क्वांटिटी में सिट्रोलिन, आर्जिनिन एंड यूरिया होगा तो ये यूरिया साइकिल को इनहिबिट करेंगे। साथ ही साथ जब लार्ज अमाउंट में बॉडी में अमोनिया और ऑर्निथीन होगा तो ये यूरिया साइकिल को एक्टिवेट करेंगे। नाउ वी डिस्कस डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। सो देयर इज अ 5 डिसऑर्डर related to the deficiency of enzyme. So first is the carbamyl phosphate synthetase 1 deficiency, ornithine transcarbamylase deficiency, citrullimia deficiency, सिटोलेमिया जिसको आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज डेफिशिएंसी कहते हैं, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडूरिया जो कि आर्जिनोसक्सिनेट लायस डेफिशिएंसी के थ्रू होता है, एंड आर्जिनिनेमिया जो कि आर्जिनेज डेफिशिएंसी होती है। एंड देन इट इज अ डिफेक्ट एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज। तो अगर डिसऑर्डर आता है तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। So biological important compound synthesized from various amino acid, that it is our next topic. So हमें वो कंपाउंड्स बताने हैं जो कि अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। तो फर्स्ट है ग्लूटाथियोन, जिसमें अमीनो एसिड होता है ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, और इसके ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है कार्नोसिन, जो कि बीटा एलानिन एंड हिस्टिडीन से बनता है, ये एज अ बफर एक्ट करता है एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रेटाइन, जो कि आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन से फॉर्म होता है और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेलाटोनिन, जो कि ट्रिप्टोफैन से फॉर्म होता है, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल में एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नेक्स्ट है डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो ये सिंथेसाइज होती हैं फ्रॉम टायरोसिन, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एज अ हार्मोन है जो कि मूड रेगुलेशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती हैं। थायराइड हार्मोन, जो कि सिंथेसाइज होता है फ्रॉम टायरोसिन एंड आयोडीन, जो कि रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को। सेरोटोनिन, जो कि ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड होती है और ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करती है।
हिस्टामिन जो कि सिंथेसाइज होता है हिस्टीडीन से और ये इम्यून रिस्पॉन्स या एलर्जिक रिएक्शंस देती है। सिंथेसिस ऑफ हीम तो ग्लाइसिन कंडेंस होता है सक्सिनिल कोए से, फॉर्म करता है लेविनेट जो कि हीम सिंथेसिस का प्रिकर्सर है। मिलानिन फॉर्मेशन टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर फॉर मिलानिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। कार्निटिन प्रोटीन भी लाइसिन से फॉर्म होता है जो कि फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। Now we discuss next topic, inborn error of metabolism related to aromatic amino acid। तो mainly 3 aromatic amino acids होते हैं, phenylalanine, tyrosine and tryptophan। So phenylalanine से रिलेटेड है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि एक डिसऑर्डर है। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है फिनाइल एलानिन, कॉज होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच कन्वर्ट द फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। तो अगर ये एंजाइम डिफिशियंसी हो जाती है तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और बॉडी में फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके सिम्टम्स है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स, हाइपोपिगमेंटेशन, क्योंकि टायरोसिन से ही मेलानिन फॉर्म होता है। तो अगर फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा तो टायरोसिन से जो भी प्रिकर्सर्स है वो नहीं बन पाते हैं। एंड मस्टी ऑर्डर इन द यूरिन। ट्रीटमेंट स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिनाइलएलानिन टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन। तो उसको फिनाइलएलानिन की जो सप्लीमेंट है उनको नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है टायरोसिनेमिया। So amino acid involved tyrosine, deficiency of enzyme involved in the breakdown of the tyrosine। तो उन एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है जो टायरोसिन को ब्रेक डाउन करते हैं। सिम्टम्स है लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड स्किन एबनॉर्मलिटीज। ट्रीटमेंट क्या है? डाइटरी मैनेजमेंट है, मेडिकेशन है फॉर द रिड्यूस्ड टायरोसिन लेवल्स एंड सीवियर केसेस लीवर ट्रांसप्लांटेशन। एल्काप्टोनूरिया इसमें अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, जिसमें होमोजेनेटिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है होमोजेनेटिसेट 1,2-डीऑक्सीजिनेज एंजाइम की, जिसकी वजह से होमोजेनेटिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है। सिम्टम क्या है कि जो यूरिन है अगर उसे कुछ देर के लिए हम रख दें तो वो ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है होमोजेनेटिक एसिड का। आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स होते हैं एंड डार्क पिगमेंटेशन इन कनेक्टिव टिश्यू। ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई अभी एग्जैक्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसको मैनेज किया जाता है थ्रू द डाइटरी सप्लीमेंट। Hartnup disease, so Hartnup is an inherent disorder of tryptophan metabolism due to defect in the intestinal and renal transport of tryptophan। तो अगर ट्रिप्टोफैन रीनल या इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से विटामिन नियासिन भी फॉर्म नहीं हो पाता एंड सेरोटोनिन भी फॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि ट्रिप्टोफैन से ही सेरोटोनिन बनता है। तो अगर सेरोटोनिन नहीं बनेगा और नियासिन नहीं बन पाएगा तो पेशेंट को पेलेग्रा डिसीज भी हो जाती है। इसका सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है अमीनो एसिडूरिया एंड ट्रीटमेंट है ओरल निकोटिनिक एसिड सप्लीमेंट। Now we discuss next topic, plasma protein types, function and normal values। So plasma मतलब वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं उनको नॉर्मली हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। They are mostly synthesized by the liver and albumin, globulin and fibrinogen are the 3 most important plasma proteins। So first we discuss albumin। Albumin is the most prevalent form of plasma protein. Around 60% of the plasma has a albumin। It is a globular protein made up of just one amino acid chain। तो ये बहुत सिंपल अमीनो एसिड चेन बहुत सिंपल प्रोटीन्स होती है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रिजर्विंग द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो भी बैलेंस है फ्लूइड का उसको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। साथ ही साथ जितने भी ज़्यादातर फैटी एसिड हार्मोन एंजाइम है उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। और एल्बुमिन की वजह से एल्बुमिन के पास ही सबसे ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी होती है जो पीएच को मेंटेन करता है। Globulin are bigger in size than albumin and it contains several functions। तो इसको जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में
सेपरेट किया गया तो ग्लोबुलिन एक से ज़्यादा बैंड्स दिखता है, जिनमें है पहला अल्फा ग्लोबुलिन्स, जो कि इंक्लूड करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन विच इज जनरेटेड बाय द फीटल लीवर एंड यूटिलाइज एज अ मार्कर फॉर सर्टेन कैंसर। तो एग्जांपल है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंड अल्फा 2 है मैक्रोग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन होती हैं जो कि इंक्लूड करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो भी प्रोटीन्स आते हैं वो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ट्रांसफेरिन होते हैं, जो कि मेनली आयरन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनको गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। Now we discuss third type of plasma protein is a fibrinogen. It is a complex protein that is involved in the blood clotting process and fibrinogen synthesize होता है लीवर में, और जब फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। तो जब भी क्लॉट करवाना होता है तो देन फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिब्रिन हेल्प टू फॉर्म अ क्लॉट विच इज नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। Now we discuss function of plasma proteins. तो प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं, फ्लूइड मेंटेन करते हैं, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को सही रखते हैं, जिसकी वजह से एडिमा नहीं हो पाता है। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो नॉर्मली एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को, आयरन को और अदर प्रोटीन्स को। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, लाइक फिब्रिनोजन, जो कि ब्लड क्लॉट करता है और ब्लीडिंग होने से रोकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एज हीमोग्लोबिन, तो जैसा कि नाम है हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन चेन होती है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है हीम से। इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है सेल्स तक। साथ ही साथ प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म, तो इम्यूनोग्लोबिन जो कि ग्लोबिन का एक टाइप है, इम्यूनोग्लोबिन डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको हम लीवर डिसीज में एज अ मार्कर यूज करते हैं, ताकि हम पता कर पाए कि उस पेशेंट को कहीं कोई लीवर डिसीज तो नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन 6 to 8 ग्राम परसेंटेज होता है, अल्बुमिन 3.5 to 6 ग्राम परसेंटेज होता है, ग्लोबिन 2 से 3.5 ग्राम परसेंटेज एंड फिब्रिनोजन 200 से 400 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। अल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो जो कि 1:2:1 से 2:5:1 हो सकता है। Now we discuss proteinuria. So proteinuria is a high level of protein present in urine. This condition can be sign of kidney damage. तो जब भी प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन आने लगता है तो उस कंडीशन को प्रोटीन्यूरिया कहते हैं, और अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो दैट्स मीन अ साइन ऑफ किडनी डैमेज। So pathophysiologically proteinuria mainly classified into 3 categories: tubular, overflow and glomerular proteinuria. ट्यूबुलर प्रोटीन्यूरिया, तो जब भी किसी पेशेंट को ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीज है, उस वजह से यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसको ट्यूबुलर प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। सेकेंड है ओवरफ्लो प्रोटीन्यूरिया, तो जब भी कभी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन लाइक अल्बुमिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है इन मल्टीपल माइलोमा या अदर कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इस कंडीशन को ओवरफ्लो प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। थर्ड है ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया, तो जब भी कभी ग्लोमेरुलस में कोई डैमेज हो गया है, उस वजह से प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में, तो उसको ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। डायग्नोसिस करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर बाय द डिपिस्टिक मेथड। डिपिस्टिक मेथड में एक स्टिक होती है जिसमें कई कलर्स के पैड होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, और जब उसको यूरिन में डीप किया जाता है तो वो पैड अपना कलर चेंज करता है जिस कंसंट्रेशन में प्रोटीन होगा। एंड थर्ड पर्सन सल्फोसैलिक एसिड, तो सल्फोसैलिक एसिड से भी प्रोटीन का पता किया जाता है। एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव टेस्ट, तो 24 आवर्स प्रोटीन को टेस्ट करने से पता चल जाता है, जो प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो जो कि बेटर देन 24 आवर्स प्रोटीन टेस्ट है। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो भी एक अच्छा टेस्ट है प्रोटीन्यूरिया को पता करने के लिए। एंड स्पॉट यूरिन प्रोटीन, जिसमें जो भी यूरिन सैंपल है उसमें हम प्रोटीन का पता करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दिया जाता है, रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। एड्रेसिंग कंडीशन सच अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी डिसीज की वजह से उसको प्रोटीन्यूरिया हो रहा है तो उस डिसीज को ट्रीट किया जाता है।
नाउ वी डिस्कस हाइपोप्रोटीनीमिया कि किस कंडीशन में वो कंडीशन जिसमें ब्लड में जो प्रोटीन लेवल है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन को हाइपोप्रोटीनीमिया कहा जाता है। इसके जो मेन कॉज है वो माल न्यूट्रिशन है। मान लीजिए प्रोटीन अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा इंटेस्टाइन से, तो उस कंडीशन में बॉडी में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है। लीवर डिसीज, लीवर मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, तो अगर लीवर डिसीज है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा और हाइपोप्रोटीनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। किडनी डिसीज, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन किडनी के थ्रू लॉस हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है उसको, तो उस कंडीशन में भी हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, तो उसको माल एब्जॉर्प्शन या सीलियाक डिसीज में या क्रॉन डिसीज में प्रोटीन सही से डाइजेस्ट एंड रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एंड बर्न्स एंड ट्रामा में तो जो भी पेशेंट ज़्यादा जल जाते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन लेवल कम हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिसीज है, उनमें भी हाइपोप्रोटीनीमिया देखा जाता है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बॉडी में जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है उसको बढ़ा देते हैं और उसके लेवल को कम कर देते हैं। सिम्टम्स ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, तो एडिमा, तो अगर बॉडी में प्रोटीन्स कम है तो उसकी वजह से एडिमा हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिसबैलेंस होने की वजह से फ्लूइड मेंटेन नहीं हो पाता है। एसाइटिक हो जाता है क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमिनल कैविटी। मसल वास्टिंग, क्योंकि डिक्रीज प्रोटीन की वजह से मसल मेंटेनेंस भी रिड्यूस हो जाती है। एंड फटीग एंड वीकनेस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। एंड वुंड हीलिंग में भी दिक्कत होती है। डायग्नोसिस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम टोटल प्रोटीन या सीरम एल्बुमिन के लेवल को पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट में प्रोटीनीमिया हाइपोप्रोटीनीमिया है कि नहीं है। यूरिन टेस्ट के थ्रू कि कहीं अगर उसको कोई किडनी डिसीज होगी और प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा निकल रहा होगा तो उस कंडीशन में भी हाइपोप्रोटीनीमिया पता चल जाएगा। लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट कि अगर लीवर डिसीज है और उसके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट को हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अगर किसी पेशेंट को हाइपोप्रोटीनीमिया है तो उसको डाइट में प्रोटीन डाइट बढ़ाया जाएगा। और अगर किसी कंडीशन लाइक लीवर डिसीज या किडनी डिसीज की वजह से उसको हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन उस डिसीज को क्योर किया जाएगा ताकि उसको हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन ना हो। साथ ही साथ मेडिकेशन डायरेटिक्स टू मैनेज फ्लूइड रिटेंशन कॉज बाय हाइपोग्लिमिया, उसका जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा ताकि एडेमा ना हो। इंट्रावेनस एल्बुमिन, अगर उसको सीवियर केसेस में उसको एल्बुमिन भी दे सकते हैं। ऑन मॉनिटरिंग, तो अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसे टाइम बाय टाइम उसको मॉनिटर करेंगे बाय द टेस्ट कि उसका जो प्रोटीन लेवल है वो कितना बढ़ा या घटा है। नाउ वी डिस्कस हाइपर गामा ग्लोब्यूलेमिया, तो हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया जो कि पॉलीक्लोनल गैमोपैथी है, उसको जब ओवर प्रोडक्शन होने लगता है ग्लोबिन्स का मोर देन वन क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बाय द प्लाज्मा सेल्स। तो गामा ग्लोबिन जनरली उनको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, और जब ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उस कंडीशन को हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया कहते हैं। It is the more commonly associated with the liver disease, acute and chronic inflammation, autoimmune disorder and some malignancies. Symptoms क्या है? Chronic liver disease, fever and any sign of infection, intravenous immunoglobulin therapy and family history of immunodeficiency. Diagnosis, so complete blood count, peripheral blood film, ESR and C reactive protein, liver enzymes को पता करके हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट करा के लीवर डिसीज एंड लिम्फोडिनोपैथी एंड मैलिग्नेंसी का इमेजिंग करा के बोन मैरो बायोप्सी करा के अगर उसको कोई हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर सस्पेक्टेड पर्सन है, क्वांटिटेटिव इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं जिसमें IgM, IgA, IgG का टेस्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ साइटोकाइन प्रोफाइल करा के हम हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया का पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? तो corticosteroid and rituximab are used as first line therapy, and other than oral
organ damage markers such as CRP and liver enzyme and lipases should be checked routinely. तो हम उसके डायग्नोज करते हैं, रूटीन चेक कराते हैं, साथ ही साथ उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया. Now we discuss next topic, principle of electrophoresis, normal and abnormal patterns of electrophoresis in different diseases. So electrophoresis is a common analytical technique which is used for separation of plasma and serum protein. इसको separate plasma and serum protein को separate करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को जनरली यूज किया जाता है. एंड इट कॉज द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयन कोलाइडल पार्टिकल दैट सस्पेंड इन द मैट्रिक्स अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो इनका सेपरेशन होता है आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनका सेपरेशन होता है, जिसमें जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं, उनका माइग्रेशन होता है टूवर्ड द एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं ड्यूरिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. नाउ वी डिस्कस serum proteins separated on cellulose acetate membrane generally have 5 bands. तो जब भी सीरम प्रोटीन्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया जाता है तो 5 बैंड्स मिलते हैं, जिनमें पहला बैंड होता है अल्बुमिन, देन अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन. So these 5 bands appear as 5 peaks on the densitometer graph, and the serum protein electrophoretic pattern provide useful diagnostic information. तो जो भी पैटर्न आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ये एज अ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं अदर डिसीजेस के. तो फर्स्ट ये ग्राफ देखिए, तो ये पहला ग्राफ है जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक है, जिसमें अल्बुमिन है, अल्फा 1 ग्लोबिन, अल्फा 2 ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन एंड गामा ग्लोबिन, जो कि 5 बैंड्स दे रहा है. डिफरेंट कंडीशंस में ये बैंड डिफरेंट हो जाते हैं. पहला है इन्फेक्टिक हेपेटाइटिस में. तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि अल्बुमिन जो कि 8th तक जा रहा है, अब थोड़ा सा कम हो गया है. साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो गामा ग्लोबिन बढ़ा हुआ है. तो इन्फेक्टिक हेपेटाइटिस में स्लाइट डिक्रीज इन अल्बुमिन एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज गामा ग्लोबिन. तो अल्बुमिन कम है एंड गामा ग्लोबिन बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड देन सेकेंड है लीवर सिरोसिस ऑफ द लीवर. तो इस पे देखेंगे तो इसमें भी अल्बुमिन कम है, लेकिन गामा ग्लोबिन भी बढ़ा हुआ है. तो इन लीवर सिरोसिस से शोज एलिवेशन बीटा, ये देखिए ये बीटा है, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन विद अ डिक्रीज इन अल्बुमिन. नेफ्रोसिस की बात करें तो इसमें हम देखेंगे अल्बुमिन बहुत ज्यादा कम हो गया है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन एंड बीटा 2 ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है एंड गामा कम है. तो नेफ्रोसिस शो लो लेवल ऑफ अल्बुमिन, सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड अल्फा 2 एंड बीटा ग्लोबुलिन. एंड मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि जो गामा ग्लोबुलिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा होता है. तो ये एबनॉर्मल पैटर्न है और ये नॉर्मल पैटर्न है. इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा डिफरेंट डिसीजेस में. सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यहाँ पर यूनिट 2-3 खत्म हो गई है. नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 पे होगी. इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए. प्लीज लाइक जरूर करिएगा.